उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डिजाइन ऑफ सेक्शन। ठीक है, डिजाइन ऑफ सेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मूवमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा जो स्लैब है उसमें कितना मूवमेंट एक्ट कर रहा है, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ बार लगेंगे ये निकालेंगे, उनकी एरिया क्या होगी ये निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मूवमेंट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला गिवन है QBD स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो Q होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ सिग्मा CBC K इंटू J। ठीक है, K होता है हमारा M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। हमारा जो सिग्मा CBC है वो क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग। ठीक है, सिग्मा ST जो है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, तो हमारा जो M है वो M20 ग्रेड के लिए हमारा क्या होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC से हम M का वैल्यू निकालते हैं तो 13 आता है हमारा। और सिग्मा ST का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ब्रिज के केस में Fe 250 के लिए 125 होता है और Fe 415 के लिए 140 का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरली 250 का प्रोवाइड करते 250 का बार लेके चल रहे हैं, इसलिए हम सिग्मा ST 125 लिए हैं। ठीक है, और जो हमारा सिग्मा CBC का जो वैल्यू होता है M20 के लिए 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर का होता है। तो यहाँ से हमारा जो K का वैल्यू होगा वो 0.42 का आ जाएगा। उसके बाद J जो होता है हमारा 1 माइनस K/3, तो J की भी वैल्यू आ जाएगी, उससे हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। Q क्या होता है, हाफ ऑफ सिग्मा CBC K और J, तो फिर हमको Q भी मिल जाएगा। ठीक है, और मूवमेंट हम निकाल लेंगे, यहाँ से Q निकल चुका है, 1 मीटर का हम विड्थ लेके चल रहे हैं, और D ठीक है, डेप्थ ऑफ स्लैब हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इतना मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए जो हमारा कितना डेप्थ ऑफ स्लैब का रिक्वायरमेंट है हमको ये निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो मूवमेंट है वो कितना आ रहा है स्लैब में, पहले तो हम वो निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो टोटल मूवमेंट है इतना आ रहा है। ठीक है, तो इतना मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमको कितना डेप्थ ऑफ स्लैब का रिक्वायरमेंट है हम वहां पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने जो मूवमेंट निकाला था, कंबाइंड मूवमेंट जो था डेड लोड लाइव लोड का, उसको हमने इक्वेट कर दिया QBD स्क्वायर से। तो हमको कितना डेप्थ ऑफ स्लैब रिक्वायर है, ये जो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसके लिए हमको यहाँ से निकाल लेंगे। तो इससे पुट करके हम देखते हैं कि 288.8 mm का डेप्थ ऑफ स्लैब रिक्वायर है। और हम स्टार्टिंग में याद करिए आप, हमने एज्यूम किया था कि हमारा जो डेप्थ ऑफ स्लैब है वो 300 mm का है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा स्लैब है वो रजिस्ट कर सकता है, जो 288 mm का हमको रिक्वायर है, और हमने कितने का प्रोवाइड किया है, 300 mm का प्रोवाइड किया, मतलब कि हम सेफ साइड है, हमने सही प्रोवाइड किया। इसलिए आप हमेशा, हमारा 225 आ रहा था आप याद करिए, तो हमने उसको 300 mm अज्यूम किया था। इसलिए आप हमेशा ज्यादा स्लैब लेके चलिए उसका जो डेप्थ है, ताकि हम सेफ साइड रहें। ठीक है, जैसा कि हम मूवमेंट निकाल चुके हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर है, क्योंकि हमको जब एरिया पता चलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे और उसकी डाया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील के बाद, एरिया ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला है मूवमेंट से AST इज इक्वल टू M अपॉन सिग्मा CBT सिग्मा ST इंटू J इंटू D। ठीक है, सिग्मा ST जो है हमारा 250 के लिए 125 है, 415 के लिए 150 है, सॉरी 140 है। ठीक है, 140 है हमारा किसके लिए, 415 के लिए। और हमारा J का वैल्यू 0.85 हमने निकाल चुका है, और D जो रहेगा हमारा डेप्थ होगा जो कि हमारा 300 mm सही आ रहा है। ठीक है, हमने चेक कर चुका है, तो फिर हमारा जो AST है इतना आ रहा है। अगर हम 20 mm का बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके बीच का स्पेसिंग क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, 1000 इंटू एरिया ऑफ 20 mm का बार का जितना एरिया होगा अपॉन कितना एरिया हमको रिक्वायर है। ठीक है, तो हमारा जो स्पेसिंग होगा वो 96.73 का आ रहा है, तो उसको हम अप्रॉक्स 95 ले सकते हैं। ठीक है, कम करके, तो हमको फिर यहाँ पे 20 mm बार का 95 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में हम जो हमारा मेन बार है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो 6th स्टेप होगा उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला है 0.3 ऑफ लाइव लोड बेंडिंग मूवमेंट प्लस 0.2 ऑफ डेड लोड बेंडिंग मूवमेंट। 0.3 ऑफ लाइव लोड बेंडिंग मूवमेंट हमारा आया था 75.4, और 0.2 ऑफ डेड लोड बेंडिंग मूवमेंट हमारा क्या आया था 28.82। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, उसके कारण जो मूवमेंट होगा, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कितना मूवमेंट को रजिस्ट कर सकता है, ठीक है,
वो हमारा आ गया 28.196 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इतना मूवमेंट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रेजिस्ट करेगा। ये जो है हमारा वो क्या आएगा, हमारा एम आया है, सॉरी ये क्या है हमारा मूवमेंट आया है। ठीक है, ये हमारा है मूवमेंट। ठीक है, अब उसको रेजिस्ट करने के लिए हमको कुछ एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम निकाल लेंगे, यहाँ पे हमारा मूवमेंट है कितना 28.196। ठीक है, तो AST हमारा हो जाएगा कितना होगा m अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D। ठीक है, D जो रहेगा वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो D होगा वो क्या होगा, D जो रहेगा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 20 mm का मेन बार प्रोवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहाँ होगा, मेन बार के जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ मेन बार है 300 mm का। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है जो कि हम आगे चल के 12 mm का लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये 12 mm का है, और ये D डैश जो है हमारा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आएगा। तो 300 माइनस जो इसका रेडियस है, ठीक है, इसका जो रेडियस है माइनस इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो रेडियस है, तो हमको कितना मिल रहा है 284 mm का हमको इफेक्टिव डेप्थ मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का। ठीक है, तो फिर हम हमारा जो AST होगा हमारा 234.41 का mm² का रिक्वायरमेंट है। अगर हम 12 mm का बार डिस्ट्रीब्यूशन बार लेके चल रहे हैं तो हमारा जो स्पेसिंग होगा वो कितना होगा, बार्स के बीच का स्पेसिंग इज इक्वल टू 100 इंटू 12 mm का जो एरिया होगा। ठीक है, π/4d² अपॉन कितना टोटल एरिया रिक्वायर है, तो हमारा जो स्पेसिंग होगा वो आ जाएगा 121। तो हम 120 लेके चलेंगे, तो 12 mm डायमीटर का 120 स्पेसिंग में हम प्रोवाइड करेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारा ये मूवमेंट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हमारा इतना मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम एरिया निकालेंगे कि इतने मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील हमको रिक्वायर है। एरिया ऑफ स्टील निकलेगा तो हम उससे बार डायमीटर ऑफ बार हम अज्यूम कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उनके बीच का स्पेसिंग निकाल देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे 7th स्टेप की ओर, जो है हमारा लाइव लोड शेयर फोर्स, मतलब कि लाइव लोड के कारण जो शेयर फोर्स आएगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट था वो कहाँ मैक्सिमम आ रहा था, सेंटर पे मैक्सिमम आ रहा था, लेकिन जो हमारा शेयर फोर्स होता है वो कहाँ मैक्सिमम होता है, हमारा सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोई सिमेट्रिक वाला कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हमको पहले सपोर्ट से डिस्टेंस निकालना होगा जो दोनों लोड के हैं वो। ठीक है, उसके बाद ही हमको यहाँ से लोड की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोड की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी हमारी, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम लोड है वो सपोर्ट पे आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो व्हील 1 है उसके लिए सपोर्ट से कितना डिस्टेंस आ रहा है, जो हमारा x है वो। और इस केस में जब हमारा लोडिंग डिफरेंट होता है तो उस केस में हम शियर फोर्स कैसे निकालते हैं, लोड डिस्पर्शन का यूज कर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा व्हील है और ये हमारा वियरिंग कोट है, मतलब कि बिटुमेन है जो 80 mm, ठीक है, मतलब 0.08 मीटर का है। और ये जो है हमारा डेप्थ ऑफ स्लैब है जो कि हमारा 335 आया था जो ओवरऑल डेप्थ था, तो हम 0.33, ठीक है, 0.33 मीटर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ यहाँ से आ जाएगा 0.33 प्लस 0.08। ठीक है, तो जो लोड डिस्पर्शन का ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा हमारा, हम इसको किधर से देख रहे हैं, पहले तो आप ये देखिए, जो ये हम देख रहे हैं ये हम किधर से देख रहे हैं, इसको भी हम इधर से ही देख रहे हैं हमारा। ठीक है, जब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए निकाल रहे थे तो भी हम इधर ही से देख रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये दोनों व्हील्स दिख रहे थे और उन्हीं को हम लेके बेंडिंग मोमेंट निकाले थे लाइव लोड के कारण। वैसे ही हम शेयर फोर्स में भी यही दोनों व्हील को कंसिडर करके जब हम इधर से देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ए और बी का वो 4.8 मीटर का होगा। और ये जो है जब हम साइड से देख रहे थे, ठीक है, साइड से देखेंगे तो ये जो रहेगा हमारा बी दिखेगा हमको, ये वाला जो बी है जिसकी वैल्यू कितने है 0.25 की है, मतलब ये 0.25 हमारा होगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे 0.25,
ये जो लोड डिस्पर्शन होगा हमारा 0.25, ठीक है। हम उधर साइड से देखेंगे तो 0.25, और जो लोड डिस्पर्शन होने के बाद ये जो होगा 45 डिग्री पे डिस्पर्शन हो रहा है, तो हमारा जो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा सेम होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि लोड 45 डिग्री में डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। 1045 जो रहेगा 1 होता है, इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेम होगा। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा टोटल लोड डिस्पर्शन का जो विड्थ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का, ठीक है, हमारा जो कितना होगा, ये वाला लेंथ जो हमारा होगा, ये दोनों, ये जो हमारा लेंथ है वो कितना होगा, 0.25 प्लस 0.33 प्लस 0.08, ठीक है। ये हमारा इतना हो जाएगा, ये एक साइड का है और दूसरे ये दोनों को मिलाएंगे तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये वर्टिकल लेंथ कितना है, 0.08 प्लस 0.33, और हॉरिजॉन्टल भी उतना ही होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टोटल वैल्यू है हमको विथ की, वो 1.07 मिल जाएगा, लोड डिस्पर्शन विथ। तो हमको x निकालना है, तो हमारा जो x होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो x आएगा वो 1.07 बाई 2 प्लस 0.15, ठीक है। जो व्हील है, ठीक है, ये जो व्हील है उसका सपोर्ट से डिस्टेंस कितना होता है, 0.15 का होता है। जो f होता है, हमने पहले ही देखा था इस चीज को, कि जो हमारा व्हील का जो साइड का जो फेस रहता है उसका आउटर एज से जो डिस्टेंस होता है f होता है, ठीक है, हमारा कितना होता है, 0.15 होता है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1.07 बाई 2, तो हमारा x इतना आ जाएगा फर्स्ट व्हील के लिए, ठीक है। और हम जब देखते हैं सेकंड के लिए हमारा कितना होगा, सेकंड एक्सल के लिए, तो ये क्या होगा हमारा, ये x प्लस 1.2 हम ऐड कर देंगे, तो हमारा सेकंड एक्सल के लिए भी निकल जाएगा उसी टाइप से, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो पहले ये सेकंड एक्सल के लिए हमारा क्या आ जाएगा, बस जो x हमारा इतना आया है प्लस 1.2, जो हमारा फर्स्ट केस के लिए जो x आया है प्लस 1.2, तो 1.885 आएगा, ठीक है। जब हमको x निकल गया तो हम इफेक्टिव विथ निकाल देंगे, k x 1 माइनस, ये हमारा x है, ये l इफेक्टिव प्लस a का वैल्यू तो हम पहले ही बेंडिंग मूवमेंट वाले केस में निकाल चुके थे, तो सिमिलर वही होगा, ठीक है। और फिर हम मॉडिफाइड विथ निकालेंगे, मॉडिफाइड विथ लिखेंगे तो क्या होगा, इसका हाफ प्लस जो हमारा जो लोड था उसका एज से डिस्टेंस, तो कितना था, 3.45 था, सिमिलर जैसे बेंडिंग मोमेंट में निकाला था हमने, तो ये 7.06 था हमारा। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलर हमने एक्सल सेकंड के लिए निकाला, ठीक है, तो यही मैंने बता दिया, एक्स आपको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 8.6 मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिनिमम होगा उसको हम यूज करेंगे, तो फर्स्ट वाले में मिनिमम 7.06 था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा लोड था वो इतना आया, और सेकंड के करस्पॉन्डिंग हमारा जो मिनिमम था 7.75, इसके करस्पॉन्डिंग लोड है वो इतना हमारा आ रहा है, ठीक है। तो वही हमने, इसीलिए जो हमारा लोडिंग था वो डिफर आ रहा था, ठीक है, डिफर लोडिंग है, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस भी अलग अलग है, ठीक है, इसका डिस्टेंस अलग है और यहाँ से इसका भी डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट के केस में हमारा क्या था कि हमने अज्यूम किया था कि जो हमारा लोडिंग है वो सेम है। सेम क्यों अज्यूम किया था, क्योंकि हम डिजाइन को सिंपल बनाने के लिए हम ऐसा किए थे। हमने अज्यूम किया था, जैसे कि हम जानते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम कहाँ होता है, बीच में मैक्सिमम होता है, ठीक है। बीच में मैक्सिमम कब हो सकता है, जब लोडिंग, सेम लोडिंग जो है हमारा इक्वल स्पान में, सेंटर से इक्वल स्पान में होगा, मतलब कि जो इक्वल लोडिंग है वो इक्वल लोडिंग जो है इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा हमारा सेंटर से, तब हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो सेंटर पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब हमारा लोडिंग सेम होगा और वो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा सेंटर से, तो हमारा बेंडिंग मूवमेंट जो है मैक्सिमम होगा सेंटर पे, ठीक है। तो उस केस में हमने अज्यूम कर लिया था डिजाइन को सिंपल बनाने के लिए कि हमारा जो लोडिंग है वो सेम है, ठीक है। तो उसी के कारण जो ये और ये जो डिस्टेंस आ रहे थे वो सेम आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये और ये जो डिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ से यहाँ का सेंटर का और व्हील के सेंटर का और इसके सेंटर का और स्पान के सेंटर का और व्हील के सेंटर का जो डिस्टेंस था वो सेम था, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हमको यहाँ मैक्सिमम चाहिए और लोड भी सेम था, तो इसीलिए ये साइड का भी डिस्टेंस हमारा सेम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको तो सपोर्ट पे मैक्सिमम निकालना है ना, तो ये डिस्टेंस तो हमारा अलग आ जाएगा, ये डिस्टेंस भी अलग आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट लोडिंग होंगे, ठीक है, तो फिर डिस्टेंस अलग आएगा,
तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में कि हमको लोड को डिस्पर्स करना पड़ेगा, डिस्पर्शन की इफेक्ट को कंसिडर करके हमको ये वाला विथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया, 1.07 हमने निकाला विथ, और उसके बाद उसका यूज करके हमने यहाँ पे एक्स फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है शेयर फोर्स के लिए। बेंडिंग मोमेंट को भी हम इसी प्रोसीजर से कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम बस वैसे किए हैं इक्वल लोडिंग मान के। ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम लेके और इक्वल लोडिंग मान के। ठीक है, तो यहाँ पे विथ पर यूनिट लेंथ, क्या लोड पर यूनिट विथ, ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा 11.4 टन या फिर 114 किलो न्यूटन का हमारा लोड होता है मैक्सिमम, और हमारा 2 एक्सल है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 से कर रहे हैं, और 1.42। ठीक है, 1.42 क्या है इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन जो हमारा विथ है। सिमिलरली हमने यहाँ भी किया है। ठीक है, 1.42 से मल्टीप्लाई किया है, और हमारा जो सेकंड केस में जो सेकंड एक्सल के लिए जो आया है वही हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट में भी हमने यही किया था, 1.42 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर 0.42 हमारा इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा था, तो हमने 100% इंक्रीज करा के उसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो शेयर फोर्स है वो कितना आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो सपोर्ट होता है वहां पे शेयर फोर्स मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो फिर कितना आएगा हम ये निकालते हैं। तो हमारा जो आर का वैल्यू होगा वही हमारा शेयर फोर्स का आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा। ठीक है, सपोर्ट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारा सपोर्ट में ही आता है, तो ये जो आर का वैल्यू होगा वही हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स इसमें जनरेट होगा। ठीक है, तो कितना होगा ये कैसे निकालेंगे आप, मूवमेंट बी के अबाउट मूवमेंट 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा आर ए इंटू 4.8। ठीक है, इसके अबाउट हम मूवमेंट 0 ले रहे हैं, और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा अपवर्ड फोर्स है तो, और ये डाउनवर्ड फोर्स है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 45.86, और ये कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से 1.2 प्लस 2.915। यहाँ पे 0.85 हमने 0.685 हमने निकाला था, तो फिर इसको 4.8 से माइनस करने पे हमको ये मिल जाता है। ठीक है, 2.915। तो यहाँ इसके कारण फिर मूवमेंट ये हो जाएगा 45.86 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 2.915, और इसके कारण भी ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो हम नेगेटिव लेंगे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होगा 2.915, तो हमको रिएक्शन निकल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चला कि आर ए पे ही मैक्सिमम है हमारा जो सपोर्ट है, हमारा सपोर्ट तो ये भी है। ठीक है, तो यहाँ भी तो शेयर फोर्स हमारा मैक्सिमम हो सकता है। आप चेक कर लो ना, आप दोनों से निकाल के देख लो, आर ए भी निकाल लो, आर बी भी निकाल लो, जो मैक्सिमम होगा वो हमारा शेयर फोर्स हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स, और उसी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे। तो जो मैक्सिमम होगा आप वहां पे इसको ले लीजिएगा। तो फिर टोटल शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड के कारण हमारा पहले हम निकाल चुके हैं कितना 24.02, और यहाँ पे जितना मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है लाइव लोड के कारण वो ले लो, और फिर यहाँ पे टोटल शेयर फोर्स हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो बीम है, जो हमारा स्लैब है, सॉरी, जो हमारा स्लैब है वो सही बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारे डिजाइन के हिसाब से जितना शेयर आ रहा है उसके हिसाब से हमारा जो स्लैब हमने कंसीडर किया है वो सेफ है कि नहीं। ठीक है, तो टाउ वी का वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन बी डी। ठीक है, हमारा टाउ वी जो होता है वो, ये टाउ वी क्या होता है, हमारा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, वी अपॉन बी डी। तो हमने यहाँ पे शेयर फोर्स हमने निकाला है, यहाँ पे दोनों को ऐड करके। ठीक है, यहाँ पे निकाला ना हमने, यहाँ ये वाला, ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाला 87.92 हमने निकाला किलो न्यूटन है तो न्यूटन में, और बी हमारा जो रहेगा 1000 इंटू डेप्थ जो रहेगा, डेप्थ ऑफ स्लैब हमने 300 mm का लिया था, जूम किया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा जो शेयर स्ट्रेस है इतना आ रहा है। और हम देखते हैं उसके बाद चेक करेंगे कि हम M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट ले रहे हैं। ठीक है, तो M20 ग्रेड का कंक्रीट और स्टील ले रहे हैं, तो फिर जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं स्लैब में, तो वो उसका शेयर स्ट्रेस कितना है। ठीक है, जैसा कि हमारा जो टाउसी है, मतलब कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारा किस पे डिपेंड करता है, M20 पे, मतलब कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और एरिया ऑफ स्टील पे। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिक्वायर है हमको, तो क्या हो जाएगा, हमको पहले से पता है कि स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू कितने mm डायमीटर का हम एरिया, कितने mm डायमीटर का हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एरिया अपॉन क्या AST होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे
क्या गिवन है, हमको स्पेसिंग गिवन है और हमको डायमीटर भी पता है 20 mm का हम प्रोवाइड कर रहे हैं @95 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम एरिया निकाल लेंगे कि हमको कितना एरिया ऑफ बार रिक्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो एक्सल के हिसाब से हम यहाँ पे निकाले थे, इतने डायमीटर का बार इतने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे रिक्वायर है। ठीक है, तो हम एक एक्सल के लिए बाई 2 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा AST निकल जाएगा इतना। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आएगा 55.1। ठीक है, और इस परसेंटेज ऑफ स्टील को हम यूज करेंगे और हम टाउसी का वैल्यू निकालेंगे IS 456 का यूज करके। ये आपको कहाँ मिलेगा, IS 456 में आपको 884 पेज में ये टेबल मिलेगा, जिसमें कि हमारा 0.55 जो है हमारा परसेंटेज स्टील आ रहा है M20 ग्रेड के लिए। तो हम देख सकते हैं 3 एंड अबव है 0.51 के लिए, मतलब हम 3.2 न्यूटन पर mm² लेके चल सकते हैं, लगभग हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो टाउ वी था वो कितना था 0.93 और हमारा टाउ सी है 0.32। तो हमारा टाउ वी जो है कम है टाउ सी से, मतलब कि हमारा जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है स्लैब में वो कम है, जो हमारा कंक्रीट का जो परमिसिबल स्ट्रेस है उससे, मतलब कि हम सेफर साइड है, हमारा जो डिजाइन है वो सेफ है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are